नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया राजस्थान अध्ययन की क्लास सीरीज में आज 7वां अध्याय पढ़ेंगे हम आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। यानी अजमेर के अंदर संघर्ष का स्वरूप थोड़ा अलग प्रकार से था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। शुरुआत में अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय देशी रियासत यानी राजा महाराजाओं के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया और धीरे धीरे परिवर्तन आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसान एवं जनजातियों ने आवाज़ उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब प्रजामंडल की स्थापना अंग्रेजों के विरुद्ध हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राजस्थान के अंदर विभिन्न किसान आंदोलन हुए, प्रजामंडल और राजस्थान के एकीकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको इस अध्याय में मिल जाएगी। राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। तो शुरुआत में बहुत अच्छे संबंध थे जागीरदार और किसानों के बीच में। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यानी जागीरदार कहते थे किसान को कि आप आइए और हमारी जागीर में रहिए। परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि, यानी सहायक संधि एक ऐसी संधि थी जिसके माध्यम से अंग्रेजों का खर्च किसको देना पड़ता था? राजा महाराजा को। किसके माध्यम से? सहायक संधि के माध्यम से। तो बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूल प्रारंभ कर दिया। अब अनाज की जगह अंग्रेजों ने राजाओं से क्या लेना शुरू कर दिया? नगद लगान। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। तो अब आप देखिए कि अंग्रेज जो राजाओं से नगद लगान लेते थे, तो राजा कहाँ से लेते थे? राजा उन लगान को राशि जो थी वो जागीरदारों से इकट्ठा करते थे, और जागीरदार कहाँ से लेते थे? जागीरदार किसानों से वसूली करते थे। तो अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए। अब अंग्रेज ऐशो आराम करते थे तो अंग्रेजों के साथ साथ राजा भी ऐशो आराम में पड़ गए और जागीरदार भी। अंग्रेज भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, उनके साथ साथ राजा और जागीरदार भी ऐशो आराम में पड़ गए। यह भार किसके ऊपर डाल दिया? किसानों के ऊपर। यानी कृषि खेती करने का काम भी किसान का और लगान देने का काम भी किसान का। यानी किसान पूरी तरह से सब तरफ से परेशान हो रहा था। उन पर लागतें बढ़ा दी गई। लागतें यानी पहले जैसे मान लो 20% टैक्स लिया जाता है, लगान लिया जाता था, तो बढ़ाकर कितने कर दिया? 30% या 40% लगान कर दिया। किसानों से बेगार ली जाती थी। बेगार यानी बिना पैसा दिए ही काम करवाया जाता था। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख आंदोलन, अब किसानों कौन कौन से आंदोलन किए हम बात करेंगे आगे। बिजोलिया आंदोलन की बात करते, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। संगठित यानी व्यवस्थित तरीके से आंदोलन हुआ था बिजोलिया आंदोलन। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह 44 वर्ष तक चला। तो ध्यान रखिए आपकी सर्वाधिक लंबा चलने वाला आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 44 वर्ष तक चला और पूर्णतः अहिंसात्मक था। मतलब इस आंदोलन में बिल्कुल हिंसा नहीं की गई, अहिंसात्मक था। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, लेकिन उस समय किसका ठिकाना था? मेवाड़ का। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिए आपके बिजोलिया के अंदर जो आंदोलन किया वो कौन सी जाति ने किया? धाकड़ जाति के किसानों द्वारा। और यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। तो ये ध्यान रखिए आपके बिजोलिया के अंदर किसका शासन था? राव कृष्ण सिंह का। उनके समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। विभिन्न प्रकार की 84 प्रकार की, बहुत अधिक किसानों के ऊपर भार था। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरे पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। तो किसने शिकायत की? नानजी और ठाकरे पटेल ने। किससे? मेवाड़ महाराणा से, यानी राव कृष्ण सिंह से। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चवरी कर लगा दिया, लेकिन राव कृष्ण सिंह इससे नाराज हो गए और उन्होंने चवरी कर भी लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चवरी कर की लागत माफ कर दी एवं लगान में छूट दी, लेकिन फिर भी किसानों ने विरोध किया। उसके बाद राव कृष्ण सिंह ने क्या किया? चवरी कर की लागत माफ कर दी और लगान में कुछ छूट दे दी। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी। तो ये भी पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी थी। इसके विरोध में किसानों ने साधु सीताराम दास, पताकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव पृथ्वी सिंह की इस कार्रवाई का क्या किया? विरोध किया। तो ध्यान रखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा कि राव पृथ्वी सिंह
तलवारबंदी लागत का विरोध किन किन किसानों ने किया? साधु सीताराम दास, पथकरण चारण, ब्रह्मदेव ने। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो ध्यान रखिए आपकी बिजुले किसोला आंदोलन चल रहा था उस समय विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला, यानी विजय सिंह पथिक को किसका साथ मिला? माणिक्यलाल वर्मा का। किसानों ने पथिक यानी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ध्यान रखिए आपके तीसरे चरण में बिजुले किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज ने। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजुलिया गए। तो ये भी ध्यान रखिए आप, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से उस समय राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजुलिया गए थे। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ और अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायण देवी जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो ध्यान रखिए आप, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायण देवी ये महिलाएं किस आंदोलन से संबंधित है? बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बेगू किसान आंदोलन। बिजुलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगू ठिकाने के में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई और किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए, यानी मेनाल जो झरना है वहाँ पे, तथा पथिक यानी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व पर करने का आग्रह किया, यानी पथिक जी को बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। ध्यान रखिए आपकी रामनारायण चौधरी ने किसके आदेश से? विजय सिंह पथिक के आदेश से किसानों का नेतृत्व किया। कहाँ के किसानों का? बेगू किसान आंदोलन के किसानों का। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। तो राजा अनूप सिंह का संबंध किससे? बेगू किसान आंदोलन से, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। तो ये ध्यान रखिए कि रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच कौन से आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व गांवों को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। तो ध्यान रखिए आपके रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किस आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से। कई किसान घायल व गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई और बेगार पर रोक लगा दी गई। ध्यान रखिए आप, 53 में से कितनी? 34 लागतें समाप्त कर दी और बेगार पर रोक लगा दी। आंदोलन समाप्त हो गया। बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी किसानों ने भी लाग बाग बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। ये ध्यान रखिए आप कि नैनूराम पंडित और रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर कौन से आंदोलन संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन संबंधित है। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई और अनेक स्त्रियां और बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन समाप्त हुआ। तब बूंदी के अंदर सरकार द्वारा कब? 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार कर ली और ये आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया। अलवर किसान आंदोलन। नीमूचाणा की बात करते हैं। अलवर राज्य में जंगली सूअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सूअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। ध्यान रखिए आपके जंगली सूअर कौन से आंदोलन संबंधित थे? अलवर किसान आंदोलन से। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचाणा गांव में एक सभा का आयोजन किया। तो ये भी ध्यान रखिए कि 1925 और अलवर महाराजा जय सिंह का संबंध किससे है? अलवर किसान आंदोलन से। लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचाणा गांव में सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां, बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जलकर भी मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। ध्यान रखिए आपके गांधी जी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से आंदोलन कहा था? अलवर किसान आंदोलन या नीमूचाणा को। सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं हुई, यानी बारिश बिल्कुल नहीं, लेकिन लगान वही की वही रही, लगान में कमी नहीं की गई। किसानों ने इसका विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। तो ध्यान रखिए आपकी कौन से आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई? तो सीकर किसान आंदोलन की। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में कमी करनी पड़ी, लेकिन जयपुर के शासक ने हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से किसानों आश्वस्त करना पड़ा और लगान में कमी की गई।
सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोटड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। ध्यान रखिए आप, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोटड़ा कौन से आंदोलन संबंधित थे? सीकर किसान आंदोलन संबंधित थे। शेखावाटी किसान आंदोलन की बात करते हैं। शेखावाटी के किसानों भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। तो ध्यान रखिए आप कि चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किसने किया? मास्टर कालीचरण ने। नवलगढ़, मंडावा, डुंडलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। डुंडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किया। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों और किसानों के बीच समझौते करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। ध्यान रखिए आप कि कौन से किसान आंदोलन में स्थायी समाधान आज़ादी के बाद हुआ? शेखावाटी किसान आंदोलन। अन्य किसान आंदोलन की बात करते सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियां और भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान, लागबाग, बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए, तो उसने बंदूक, तलवार एवं भाले चलाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। तो डाबड़ा के अंदर आंदोलन कब हुआ? 1947 में, ये भी ध्यान रखिए आप। अब बात करते हैं जनजाति आंदोलन की। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियाँ प्राचीन काल से निवास करती आई है। दक्षिण राजस्थान भीलों का बाहुल्य, यानी दक्षिण राजस्थान में उदयपुर संभाग में अधिकतर भीलों का बाहुल्य। मेवाड़ के राज चिन्ह में इनका चित्र अंकित रहता है, यानी मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है उसमें भीलों का चित्र अंकित है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य, ये भी ध्यान रखें आप। परंतु समय के फेर से बहादुर जातियाँ सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में अनेक जन सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। तो अंग्रेजों ने भील, मीणा जनजाति का बहुत ज़्यादा शोषण किया। भील आंदोलन की बात करते, भीलों में जागृति की विचारधारा प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने संत सभा की स्थापना की। संत सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। बेगार यानी बिना मूल्य के काम नहीं करने पर जागृत किया। सन 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन शुद्धि पूर्णिमा को संत सभा अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई। घटनास्थल पर हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। ध्यान रखिए आप। मानगढ़ पहाड़ी की घटना कब हुई? 1913 में। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। तो ध्यान रखिए आप कि आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के नाम से किसको जाना जाता है? मोतीलाल तेजावत को। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसानों एवं आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। यानी ध्यान रखिए आप कि चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। और आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहा जाता है। तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। कहाँ पे? मातृकुंडिया में। एक के आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए तथा महाराणा को 21 सूत्री मांग पत्र दिया गया। 21 सूत्री मांग पत्र किससे संबंधित है? एक के आंदोलन से। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार भी कहा गया। तो मेवाड़ की पुकार किसको कहा गया? 21 सूत्री मांग पत्र को। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। तो महाराणा ने तत्काल 21 में से कितनी? 18 मांगे मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पंड्या तथा हरदेव जोशी को जाता है। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? भोगीलाल पंड्या तथा हरदेव जोशी को। मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते थे। क्या करते थे? चौकीदारी। बदले में गाँव वालों से चोत वसूल करते थे, यानी गाँव वालों से बदले में चोत यानी पैसा वसूल करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। जो चौकीदारी करते थे चौकीदार मीणा। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणा उसे उस माल की कीमत वसूल की जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला और मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जयराम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून समाप्त हुआ। तो ध्यान रखिए आप कि जयराम पेशा कानून किससे संबंधित था? मीणा जनजाति संबंधित। इसको कब हटाया गया? आज़ादी के बाद 1952 में। प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजामंडल का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो।
जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान के विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। पहले नंबर पर मारवाड़ प्रजामंडल। जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। कहाँ पे की? जोधपुर में। कब की? 1934 में। भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने। तो मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? भंवरलाल सराफ। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास कट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। ये भी ध्यान रखें आपके, मारवाड़ लोक परिषद का गठन क्यों किया गया? मारवाड़ लोक परिषद का गठन प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास कट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। 1931 में कपूर चंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखें आप, नोट कर ले कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में कपूर चंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से। और कहाँ पे हुई? जयपुर के अंदर। ये भी ध्यान रखें आप कि जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ और जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। तो जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? ध्यान रखें आप, 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो इसको भी ध्यान रखें आप कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 को। किसकी अध्यक्षता में? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। और माणिक्यलाल वर्मा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला और स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका भी रही। उसके बाद बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। तो 1936 में मगाराम वेद व लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मगाराम वेद व लक्ष्मण स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। और 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में प्रजामंडल का पुनः अधिवेशन आयोजित किया गया। कोटा प्रजामंडल की तो अभिन्न हरि, तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। तो ध्यान रखें आपके, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किसके साथ मिलकर की? तो अभिन्न हरि, तनसुखलाल के साथ मिलकर नैनूराम शर्मा ने। कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ और कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडल की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समानांतर संचालित की जा रही और इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। राजस्थान के प्रमुख जननायक की बात करते हैं गोविंद गुरु की। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। ध्यान रखें आप, यहाँ से रीट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि गोविंद गुरु का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में। ये दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे और इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। तो आदिवासी को संगठित करने का कार्य किसने किया? गोविंद गुरु ने। इन्होंने 1903 में संप सभा की स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखिए कि संप सभा की स्थापना किसने और कब की? 1903 में गोविंद गुरु ने की। ये गोविंद गुरु का चित्र दे रखा है आपको, हाथ में लाठी लिए हुए। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त प्रेम और बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि को दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने और ईश्वर में आस्था रखने की बात कही। यानी समाज सुधार का कार्य किसने किया? गोविंद गुरु ने आदिवासियों के अंदर समाज सुधार का कार्य किया। अर्जुनलाल शेट्टी की बात करते हैं। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। तो ध्यान रखिए आपके, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल शेट्टी ने। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे, यानी बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। तो ध्यान रखिए आपकी, देश भर के क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कौन से विद्यालय में थी? वर्धमान विद्यालय में। यानी सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया। तो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति यानी हाथ में शस्त्र लेके
क्रांति करने का दायित्व श्री सेठी को किसने सौंपा था? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने। ये अर्जुन लाल सेठी का चित्र दे रखा है आपको। केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारहट ने चेतावना चुंटिया नामक प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। तो ध्यान रखिए आपके चेतावना चुंटिया किसने लिखा था? केसरी सिंह बारहट ने। किसको? मेवाड़ के महाराणा को। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत करने के लिए। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। ये ध्यान रखिए, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। इनका जन्म कहाँ होता? जन्म से संबंधित भी पूछते हैं, उत्तर प्रदेश। और शहर का नाम पूछे तो बुलंदशहर जिले में हुआ था। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर यह भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो भूप सिंह ने विजय सिंह नाम से किसका? किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तो 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। ये विजय सिंह पथिक का चित्र दे रखा है आपको। सेठ दामोदर दास राठी की बात करते हैं। दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ था। राष्ट्रीय चर्चा की ओर इनका बचपन से झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी, यानी राठी की गोपाल सिंह से मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान, यानी प्रथम महायुद्ध जो हुआ था 1914 से लगाकर 1918, तो प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया गया था। राजस्थान के अंदर क्रांति करने के लिए कौन सा दिन निश्चित किया था? 21 फरवरी 1915। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह की और भूप सिंह की थी, यानी विजय सिंह पथिक की। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। तो दामोदर दास राठी ने सहायता उपलब्ध करवाई थी। और 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। तो ये भी ध्यान रखिए आप। 1921 में दामोदर दास राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। ये भी ध्यान रखिए आप। ठाकुर जोरावर सिंह बारहट। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ठाकुर जोरावर सिंह बारहट कौन थे? ये केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई और कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे, ध्यान रखिए आप। कुंवर प्रताप सिंह ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर आ रहे थे, तब इनके परिचित आसानाड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। तो ये स्टेशन मास्टर थे आसानाड़ा के, इन्होंने ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार कर दिया धोखे से। इन्हें बरेली जेल भेज दिया गया। तो ध्यान रखिए आप कि बरेली जेल किसको भेजा था? कुंवर प्रताप सिंह को। और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लोभ भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीलैंड भी चकरा गए और ब्रिटिश सरकार के अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में शहीद हो गए। तो बरेली जेल के अंदर अल्पायु बहुत कम आयु में शहीद होने वाले कौन थे? कुंवर प्रताप सिंह बारहट, जो केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। ध्यान रखिए आप, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य किसको सौंपा गया? खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह को। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई और विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह को टाटगढ़ नज़रबंद किया गया। तो ध्यान रखिए आपके विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह को कौन सी जेल में नज़रबंद किया गया? टाटगढ़, जो अजमेर में पड़ता है। कुछ दिनों के पश्चात ही दोनों वहाँ से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। तो गोपाल सिंह को सलेमाबाद से पकड़ा और कहाँ भेजा? तिहाड़ जेल के अंदर। सन 1920 में उन्हें रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे और 1920 में गोपाल सिंह को रिहा कर दिया गया। ये आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला कार्य। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए किया गया हट यानी आग्रह। लाग बाग का मतलब होता है जागीरदार द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर और बेगार। चवरी कर जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर।
चित्तौड़ चुंटिया नाम के प्रसिद्ध सोरठे लिखे थे तो ये केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से लागते लाग थी तो 84 प्रकार की। भगत आंदोलन गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया। और 1919 में वर्धाम राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ये विजय सिंह पथिक ने की थी, ध्यान रखिए आप। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा ने की थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमुनालाल बजाज ने की थी। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वेद ने की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित अभिन्न हरि ने की थी। राजस्थान जीके के लिए अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें। रीट पात्रता परीक्षा में भी बहुत सारे प्रश्न इस अध्याय से बनने वाले हैं। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैसी लगी क्लास? जो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपके मित्र, उनके साथ इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।